नमस्कार, इनसाइड आउट के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात होगी जिसने पूरे देश को, देशवासियों को, विदेशों में रह रहे एनआरआईज को गर्व से भर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा दी है। जी हां, भारत अब बन चुका है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और यह केवल एक नंबर नहीं है, यह नतीजा है सतत प्रयास का। भारत ने कैसे अपने गांव की मिट्टी से निकलकर आज वैश्विक बाजारों तक अपनी पकड़ मजबूत की है, जानेंगे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर डिटेल्ड इनसाइड आउट के साथ। इनसाइड आउट में आज बात होगी भारत की इस नई सफलता की। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत कैसे इस मुकाम तक पहुंचा, कौन से फैक्टर्स इसमें मददगार साबित हुए हैं, किस सेक्टर ने भारत के विकास में सबसे अहम योगदान दिया, लिस्ट में कौन से देश अभी भी हमसे आगे हैं, भारत कैसे इस पोजीशन पर बना रह सकता है, क्या हम आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं और सफर क्या उससे आगे भी बढ़ सकता है। किसी भी देश को आर्थिक क्षेत्र में सफलता चुटकियों में नहीं मिलती। भारत भी रातों रात इस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। इस सफलता के पीछे रहती है दशकों की रणनीति, आर्थिक नीतियां, सुधार, परिस्थितियों के अनुसार बदलने की ताकत। पिछले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने वाले 4 बड़े इंजन रहे हैं। भारत की तेज जीडीपी ग्रोथ, नीतिगत सुधार, तकनीकी बदलाव और जनसंख्या की ताकत, या फिर जनशक्ति भी कह सकते हैं। सबसे पहले जीडीपी की बात कर लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भारत के आगे बढ़ने में इसका कैसे योगदान है, कैसे जीडीपी की तेजी से भारत को विश्व में नंबर 4 पर लाकर खड़ा कर दिया, बताएंगे आपको। साल 2020-21 जब सारी दुनिया कोविड से त्राहिमाम कर रही थी, लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, तब भारत ने जोरदार वापसी की। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जब ग्लोबल स्लो डाउन का जमाना है, ग्लोबल मंदी का जमाना है, ऐसे में हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बाकी बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले में बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 7.4% की हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है जनवरी टू मार्च 2025। तो जब ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, ऐसे में हिंदुस्तान 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बनता है, तो इसको आप क्रिकेट की भाषा में ऐसे समझ रहे हैं कि खराब पिच पे डबल सेंचुरी बनाना। तो आई थिंक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज भारत को कोई भी जो देश है विश्व में वो इग्नोर नहीं कर सकता। भारत ऐसी ताकत बन चुका है कि उसको भारत को इनवाइट करना ही पड़ेगा। G7 का मेंबर नहीं है भारत, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाई वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो प्रधानमंत्री को न्योता नहीं होगा, लेकिन ये जितने भी मंच हैं उसके ऊपर भारत का एक बहुत बड़ा रोल है भी और रहने वाला भी। जीडीपी के नंबर्स सामने आने से पहले आपको जीडीपी की परिभाषा जरा समझा देते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीडीपी मतलब एक देश एक साल में कुल मिलाकर जितनी चीजें बनाता है और सेवाएं देता है, उनका कुल मूल्य यानी कि कुल पैसा, उसकी कुल कीमत या वैल्यू इन मनी। यानी अगर भारत में एक साल में कुल 300 लाख करोड़ रुपए की चीजें और सेवाएं दी गई, तो भारत की जीडीपी होगी 300 लाख करोड़ रुपए। एकदम आसान भाषा में आपको समझाएं तो जैसे कोई परिवार साल भर में कितना कमाता है, वैसे ही जीडीपी से पता चलता है कि एक देश ने साल भर में कितना कमाया। एक देश की जीडीपी में किसानों की फसल, कारखानों में बनी चीजें, दुकानों से खरीदी बेची जाने वाली चीजें, अलग अलग सेक्टर्स में दी जा रही सेवाएं जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, होटल, बैंक शामिल होते हैं। जीडीपी से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है या नहीं। जीडीपी बढ़े तो मतलब देश की आमदनी बढ़ रही है, देश विकास कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी लगभग 301 लाख करोड़ रुपए रही। डॉलर में बताएं तो भारत की जीडीपी करीब 3.57 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रही, और इसी वजह से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 2023-2024 में भारत की विकास दर यानी ग्रोथ रेट भी करीब 9.2% रही। आईटी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और स्टार्टअप सेक्टर में ग्रोथ रफ्तार देखने को मिली।
कंबाइन तो ये कई सारे सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें मुझे लगता है आईटी इनेबल्ड टेक, ये जो सेक्टर्स है ये काफ़ी अच्छे से ग्रो किए हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप में उसको मैन्युफैक्चरिंग 2.0 कहता हूँ, क्योंकि इंडिया अब फोन्स एक्सपोर्ट करने लगा है, स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट करने लगा है। इसके अलावा एग्री और ये सब सेक्टर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, बट एक कंबाइन एफर्ट है ये। भारत के यहां तक पहुंचने में सरकार की साहसी नीतियों का भी लाजमी तौर पर योगदान है, जिनमें आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना देश की सबसे महत्वाकांक्षी पॉलिसी मेक इन इंडिया रही। इसी नीति के तहत विदेशी कंपनियों ने भारत में उत्पादन शुरू किया, जिसका असर रोजगार के बढ़ते अवसर के रूप में भी लगातार भारत में देखने को मिलता रहा। आज हमारे देश में हमें जरूरत क्या है? रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। तो अब फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद बहुत सी एफडीआई आएगी, जिससे नई फैक्ट्रियां लगेंगी और हमारे यूथ को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बल्कि हमारे यूथ को इंक्रीमेंट्स भी मिलेंगे, सैलरीज में इंक्रीमेंट भी आएंगे प्राइवेट सेक्टर में, जो कि आम आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट देगा। तो कहीं ना कहीं फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी महज एक डेटा का खेल नहीं है, ये एक ऐसी चीज है आम आदमी से रिलेट करती है। चाहे वो मेरा जो भाई है, जो दोस्त है, जो आम आदमी है, वो गांव का रहने वाला है या मुंबई जैसे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का, चाहे मेरा वो भाई रिक्शा चलाता है बिहार में, चाहे मेरा वो भलाई गोलगप्पे की रेडी लगाता है यूपी में, हर व्यक्ति को फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। सरकार की पीएलआई योजना से भी उद्यमियों को फायदा पहुंचा। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, इसे हिंदी में कहेंगे उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना। सरकार की इस योजना के तहत जो कंपनियां उत्पादन बढ़ाती है, उन्हें सरकार से इंसेंटिव मिलता है। ये योजना जितना बनाओ उतना कमाओ के आधार पर मदद करती है। इस इकोनॉमी में जीएसटी ने 4 चांद लगाए। जीएसटी ने पूरे भारत को एक बाजार बना दिया और टैक्स सिस्टम को आसान किया। अगला महत्वपूर्ण कदम रहा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसे सरल भाषा में आईबीसी के नाम से जाना जाता है। इसके तहत भारत सरकार ने कंपनियों के दिवालिया होने की स्थिति को साफ सुथरे तरीके से आसान बनाया। पहले भारत में दिवालिया प्रक्रिया बहुत धीमी और उलझी हुई थी। आईबीसी से अब तक तेजी से निपटारा होता है और बैंक अपना पैसा बचा पाता है। इससे कंपनियों में वित्तीय अनुशासन लाजमी तौर पर दिखता है। जीएसटी जब लॉन्च हुआ था उस समय काफी स्केप्टिसिज्म थी। आज जीएसटी एक बहुत ही कामयाब टैक्स बना हुआ है। जीएसटी की आपको फिगर्स बताऊं, अप्रैल 2025 2.37 लाख करोड़, मई 2025 2.01 लाख करोड़। अब इसके दो मतलब हैं। सबसे पहले इतनी बड़ी जीएसटी कलेक्शन का मतलब है कि आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। जीएसटी कब इकट्ठी होती है? जब आप परिवार के साथ पिक्चर देखने जाते हैं, जब नई बाइक खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान प्रॉस्परस हो रहा है, खुशहाली आ रही है। दूसरा, जीएसटी कलेक्शन में जब इतनी मेजर अमाउंट आती है, इसका मतलब क्या है? सरकार के पास पैसा आ जाता है डेवलपमेंट के काम के लिए, वेलफेयर के काम के लिए। सरकार उस पैसे से रेल ट्रैक्स बनाती है, रोड्स बनाती है, पोर्ट्स बनाती है, एयरपोर्ट्स बनाती है, जिससे देश की तरक्की होती है, जिसकी वजह से फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़े। सरकार उस पैसे से क्या करती है? स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाती है, तमाम तरह के वेलफेयर के काम करती है। विश्व आर्थिकी में भारत के चौथे पायदान पर पहुंचने के पीछे सबसे बड़ी वजह डिजिटल क्रांति को माना जा रहा है। भारत में अब गांव से लेकर शहर तक हर कोई डिजिटल हो चुका है। यूपीआई के जरिए बैंकिंग अब हर मोबाइल में पहुंच चुकी है और बैंकिंग सबके लिए एक्सेसिबल भी हो चुकी है। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश है। आपको जानकर हैरानी इस बात से भी होगी कि अमेरिका जैसा देश भी ये नहीं कर पाया। 2023-2024 वित्तीय वर्ष में जहां करीब 16,443.02 करोड़ का ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन हुआ, वहीं 2024-25 में कुल डिजिटल लेन देन बढ़कर 221.9 अरब ट्रांजैक्शन हुआ। अगर पिछले साल की तुलना में इसे बताया जाए तो वो 35% बढ़ा। सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचना, यह भी डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी जीत रही।
देखो, इंडिया में कई सारी पॉलिसी चेंजेस पिछले 10 सालों में देखी है। कुछ जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए डिफाइनिंग रही है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन बिजनेसेस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल रहा है, चाहे वो यूपीआई हम देखते हैं जिसने पेमेंट को डिजिटाइज किया, चाहे हम आधार को देखते हैं जिसने आज केवाईसीज को आसान किया। ये कंबाइनली पॉलिसीज ही हैं जो इस तरह की ग्रोथ्स देख रहे हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी काफ़ी सारे वो दिख रहे हैं, हमें एग्री सेक्टर्स में भी दिख रहे हैं। ओवरऑल इंडिया, मेक इन इंडिया की तरफ वो जो एक एक्सपोर्ट का नैरेटिव जो इंडिया में सेट हो रहा है वो काफ़ी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिसीज कंबाइन मिला के इंडिया की इस ग्रोथ के लिए काफ़ी बड़े रिस्पॉन्सिबल कहिए आप या योगदान कहिए, वो इन्हीं का है। चौथा अहम हिस्सा इस अर्थव्यवस्था में जो माना जा रहा है वो है जनसंख्या का। हालांकि इस मामले में इसे जनसंख्या की जगह जनशक्ति भी कहा जाए तो बेहतर रहेगा। आंकड़े बताते हैं कि भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। ये आंकड़े भारत को एक युवा जनसंख्या वाला देश बनाते हैं जो कई तरह से आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे पास वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पीढ़ी भी है जो सपने देखती है, काम भी करती है, अवसर भी तलाशती है, और ये पॉजिटिव दुनिया के ज्यादातर देशों के पास मौजूद नहीं है। अगर योगदान की बात कहें तो सर्विस सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है और एग्रीकल्चर तो है ही है, उसका बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। उसके साथ साथ जो भारत की जनसंख्या है वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है भारत के लिए कि भारत की जो कंजम्पशंस है वो बढ़ी है। कंजम्पशन के कारण जो जीडीपी बढ़ती है, कंजम्पशन के कारण डिमांड बढ़ती है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बाकी एक्सपोर्ट, डिफेंस का एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें तो है ही। देखिए, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का डेटा ही देखते हैं तो वो दिखा रहा है कि अभी हम इस समय 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे आ गए, जो प्री कोविड से भी नीचे है। तो मुझे दिख रहा है कि ये अच्छे डायरेक्शन में विद कांस्टेंट पुश और इस तरह के ग्रोथ से वो कांस्टेंट उस डायरेक्शन में है जहां पर हम इस प्रॉब्लम्स को और बेटर डील कर पाए। विद मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अपने ही एम्प्लॉयमेंट्स और वो कमाएंगे, जिससे एक यूथ का जो अपना एम्प्लॉयमेंट स्टाइल है, जो उनके अपॉर्चुनिटीज है, वो इंप्रूव हो। कुल मिलाकर हमारा देश हर दिशा में तरक्की कर रहा है। फिर बात कॉरपोरेट सेक्टर की हो, स्टार्टअप की हो या फिर खेती और किसान की हो, भारत की आर्थिक रचना हर स्तर पर मजबूत होती नजर आती है और आगे बढ़ती भी दिखती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपको याद होगा कि हम अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं, ये लिखते और सुनते भी हम लगातार आए हैं। लेकिन कृषि प्रधान देश आज पूरी दुनिया को डिजिटल भारत की मिसाल दे रहा है। दुनिया चौंक गई है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी वाले देश में ऐसा कैसे हुआ और ये सब कुछ इस देश ने कैसे कर दिखाया। भारत का खेती किसानी से आधुनिकता की ओर बढ़ना एक लंबा और मल्टी लेवल प्रोसेस रहा है। इसमें एक नहीं कई फैक्टर्स अहम आंके जा सकते हैं, जैसे हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। भारत में कृषि का आधुनिकीकरण 1960 के दशक में शुरू हुआ। HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी, बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई तकनीक का प्रयोग बढ़ा। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। उत्पादन अधिक हुआ तो किसानों की आमदनी भी बढ़ी। इसके तहत कृषि में मशीनीकरण शुरू हुआ। ट्रैक्टर, पंप सेट आदि का इस्तेमाल भी ज्यादा रफ्तार में होने लगा, जिसमें सरकार की भी अहम भूमिका रही। एग्रीकल्चर के अंदर हमें बहुत मौका है। कारण क्या है कि मतलब कृषि प्रधान देश शुरू से रहा है, तो उसके अंदर और नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करके ताकि हम उसको प्रोसेसिंग को, फूड को लंबे समय तक रख सकें, दूर तक भेज सकें, वो एक बहुत बड़ा जरूरी है। दूसरा अहम कदम जो सरकार की ओर से उठाया गया और जनता जिसमें भागीदार रही, वो रहा शिक्षा का प्रसार और नवाचार यानी इनोवेशन। सरकारी स्कूलों, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील जैसी योजनाओं ने गांव-गांव में शिक्षा पहुंचाई। नई पीढ़ी पढ़ लिख कर शहरों की ओर गई और आधुनिक भारत की ओर बढ़ने लगी। और अब तो डिजिटल इंडिया के जरिए ई लर्निंग भी गांव तक पहुंची है। तीसरा जिसका सबसे अहम योगदान है वो है औद्योगिकीकरण और लघु उद्योगों पर ध्यान। इसके जरिए गांव से श्रमिक शहरों की ओर जाने लगे। MSME और खादी ग्रामोद्योग ने गांव में भी स्वरोजगार के सोर्स पैदा किए। पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। पिछले कुछ दशकों में
देश में बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी साफ तौर पर होता दिखा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव को सड़कों से जोड़ा गया। विद्युतीकरण से गांव में बिजली पहुंची। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन से स्वच्छता और पीने का पानी मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है, जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, वो मुझे लगता है कई सालों के बाद देश के अंदर आज हर आदमी ये कहता है कि हम कहीं सड़क पे निकल जाएं, हम एयर पे निकल जाएं, रेल पे निकल जाएं, कहीं भी, तो वो एक बहुत बड़ी सोच है, उपलब्धि है, जिसके कारण से लोगों को एक काम करने के लिए अच्छा वो मिला है। फिर दूसरा किसी को काम करना है तो उसके लिए कोई भी प्रदेश है तो वहाँ पर उसको इजी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे उसको लाइसेंस मिल रहा हो, जमीन मिल रहा हो, या और देश के अंदर जो कुल मिलाकर जो वातावरण बना है, चाहे उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें तो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ऐसी है कि भयमुक्त जिसे कह सकते हैं, तो उसके कारण से भी जो उद्योगपति हैं या काम करने वाले उनको एक बहुत बड़ी राहत है। और चलिए बात कर लेते हैं डिजिटल क्रांति की। शहरों के साथ गांव तक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और इंटरनेट की रीच हुई। शहरी ही नहीं, अब गांव के किसान भी मंडी रेट, मौसम की जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारियां ऑनलाइन ले पा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट और यूपीआई ने लेन देन को आसान भी बनाया। सरकारी योजनाओं के तहत ग्रामीण अंचल के विकास पर जोर दिया गया। मनरेगा ने ग्रामीणों को रोजगार निश्चित तौर पर सुनिश्चित भी किया। फिर जनधन योजना की बात करें तो जनधन योजना से गांव में बैंकिंग की सुविधा पहुंची। इसके साथ ही सरकार की आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य बीमा, ये तमाम योजनाएं आम इंसान के जीवन पर सीधे तौर पर असर डालने वाली हुई, या फिर कहें कि मील के पत्थर की तरह भी साबित हुई। पिछले कुछ सालों में सरकार ने महिलाओं को विकास का भागीदार बनाया, जिसमें सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण का प्रयास अहम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता हासिल की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम्स ने सामाजिक सोच बदली। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने भागीदारी को बढ़ाया। लखपति दीदी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल बनी। इन सब के साथ ही देश का उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने भारत को रफ्तार दी है। 1991 के बाद अर्थव्यवस्था के खुलेपन से विदेशी निवेश, नई टेक्नोलॉजी और उद्योग भारत में आए। शहरों में बढ़ती नौकरियों के कारण गांव के लोग भी आधुनिक जीवन शैली से जुड़ते दिखे। भारत को जागरूक करने में मीडिया और मनोरंजन जगत का भी अहम किरदार रहा। इसमें टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने भारत के गांव को शहरों से और लोगों की दुनिया से भी जोड़ा। लोगों की सोच भी आधुनिक हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पहनावा, सभी में बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। और भारत की युवा पीढ़ी इसमें कदम से कदम मिलाकर चल रही है। शहरी युवा ही नहीं, जब गांव के युवा शहर पहुंचे तो आधुनिक सोच के साथ अपने गांव लौटे और बदलाव की कोशिशों में जुटे। कुल मिलाकर कृषि से इंडस्ट्री की ओर, गांव से डिजिटल भारत की ओर, आत्मनिर्भरता से लेकर ग्लोबल वर्ल्ड तक, ये सब सरकार की कोशिश, योजनाओं, नीतियों, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और समाज की जागरूकता से ही संभव हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आम नागरिकों का जीवन जो है, लाइफस्टाइल जो है वो बेटर होता जा रहा है, इसी से वो जीडीपी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारा पर पर्सन जीडीपी भी देखो तो आप काफी इंप्रूव करता जा रहा है। पिछले स्पेशली अगर आप 10 सालों में देखो, ये 70% इंक्रीज कर गया। ओवरऑल जीडीपी का नंबर इसी जो एक लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स है, जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूवमेंट, उसी को दिखाता है। इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है। नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो हमारे काफी इंप्रूव हुए हैं। रोड्स आज काफी बेटर होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज और ये सब बहुत डिफरेंट हो रहा है। तो अगर आप पिछले 10 सालों में पॉलिसी इंपैक्ट्स देखो तो वो उसी बात का रिफ्लेक्शन है जो आज हम जीडीपी में देख रहे हैं। भारत समेत दुनिया के वो 10 देश कौन से हैं जो इस वक्त दुनिया की ताकतवर इकोनॉमी की टॉप 10 लिस्ट में आते हैं, वो भी आपको बताते हैं। 28.5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ अमेरिका इस लिस्ट में पहले नंबर पर बना हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पर है चीन 19.7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ, और तीसरे नंबर पर 4.4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ जर्मनी बना हुआ है। वहीं चौथे नंबर पर 4.2 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ भारत ने अपना दबदबा चौथे नंबर पर बनाया है। वहीं अगर बात करें पांचवें नंबर की तो 4.1 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ जापान इस स्थान पर है, यानी पांचवें नंबर पर है, और 3.5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ छठे नंबर पर ब्रिटेन आता है।
$3.2 ट्रिलियन जीडीपी के साथ फ्रांस 7वें और $2.1 ट्रिलियन जीडीपी के साथ ब्राजील 8वें पायदान पर है। 9वें नंबर पर इटली 2.0 ट्रिलियन जीडीपी रखता है, तो वहीं $1.9 ट्रिलियन जीडीपी के साथ कनाडा इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी तो हम बने होंगे, ये अगले 10 साल बाद मुझे संभावना क्लियर दिखती है। साथ ही साथ एक और संभावना दिख रही है कि जीडीपी ग्रोथ जो परसेंटेज है वो हमारी चाइना और यूएस से फास्ट होगी। तो कहीं ना कहीं अगले 10 साल बाद हम एक और स्ट्रॉन्ग, एक और पावरफुल इकोनॉमी बने होंगे। सी अब इंडिया को चाइना +1 नहीं देखा जा रहा। अब इंडिया अपने आप में चाइना का एक अल्टरनेटिव बन रहा है और ये इंडिया को काफी अच्छा बार्गेनिंग पावर देता है। इंडिया को एक सीरियस इकोनॉमी ग्रो होते हुए जो अब नंबर 3 की तरफ बढ़ रही है उस इकोनॉमी की तरफ से देखा जा रहा है। तो इंडिया का एक पूरे वर्ल्ड में ट्रेड पे इनसे काफी डीप इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है इंडिया के लिए काफी अच्छा है। काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स यहाँ से आ रहे हैं। आप क्रेडिट रेटिंग्स भी अगर देखेंगे डिफरेंट एजेंसीज को तो इंप्रूव होते जा रही है। इंडिया को लेकर सब बुलिश है इस समय। इंटरनेशनल एजेंसीज का भी यही कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में जहां मंदी का दौर शुरू हो चुका है, भारत की ग्रोथ जो है वो ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। कारण क्या है? सबसे बड़ी कि सरकार की नीतियां, हमारी युवा शक्ति और जो लोगों का उसके अंदर पार्टिसिपेशन, तो वो सारी चीज़ें मिलकर जो है वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था, और हम विश्व गुरु लोग कहते हैं कि भाई हम विश्व गुरु बन सकते हैं उसमें। और सरकार ने भी उसके लिए एक जो 2047 का जो एक टारगेट फिक्स किया हुआ, उससे पहले ही जो है भारत को उस टारगेट पे पहुंच सकता है, ऐसा हमें विश्वास है। रैंकिंग में जापान भारत से एक पायदान पीछे चला गया है। बात जर्मनी की करें तो इस वक्त 3रे नंबर पर जर्मनी चल रहा है। वो भारत से बस कुछ ही कदम आगे है। तो क्या भारत आने वाले समय में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर पहुंच सकता है? तो इसका जवाब लाजमी तौर पर हां में है, लेकिन कई चुनौतियों के साथ। चुनौतियां हर लिहाज से रहने वाली है और सबसे बड़ी चुनौती ये कि चौथे से 5वें पर नहीं जाना है, चौथे से 3रे पायदान पर जाना है। जी हां, हर सफलता अपने साथ नई जिम्मेदारियां लेकर आती है। भारत को भी इस चौथे स्थान पर टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए कुछ अहम चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे पहले बात शिक्षा और कौशल की करते हैं। देश की एक बड़ी आबादी के पास अभी भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है, जिस वजह से देश की युवा शक्ति पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पा रही है। दूसरी चुनौती है बेरोजगारी। हर साल लाखों युवा नौकरी के लिए तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन पर्याप्त नौकरियों के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना जरूरी है ताकि रोजगार उत्पन्न हो सके। देखिए, इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होने से सबसे ज्यादा फायदा ही मुझे लगता है स्टार्टअप्स और उनको है। आज पिछले 10 सालों में स्टार्टअप्स ने जितने सेक्टर्स को फॉर्मलाइज किया है वो अपने आप में एक इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है। और इंडिया में मुझे लगता है कैपिटल भी अब पहले से बहुत ज्यादा फ्लो है, जिससे एक ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट तो दिख रहा है। ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो हमें फाइनली जीडीपी की तरह नजर आते हैं यहाँ पर। अभी क्या है कि युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है और सरकार भी उसकी तरफ फोकस कर रही है। चाहे उनको लोन देना हो स्टार्टअप के लिए, चाहे एमएसएमई हो या कुछ भी हो, वो करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार के भी दरवाजे खुले हैं, बैंकों के दरवाजे खुले हैं। बस सिर्फ युवाओं को आगे बढ़कर जो है ईमानदारी से उस लाभ को उठाना है और अपना कंट्रीब्यूशन करना है। वो नौकरी की जगह यानी स्वरोजगार की जो बात शुरू की है सरकार ने, उसके कारण से वो खुद को भी उनको अपना काम मिलेगा और कई लोगों को रोजगार देंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में और कंट्रीब्यूशन होगा। भारत को अपने कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत भी है, क्योंकि आज भी एक बड़ा हिस्सा खेती पर ही निर्भर करता है, लेकिन आय तुलनात्मक रूप से कम है। कृषि में तकनीक के इस्तेमाल पर सरकार का जोर देना लगातार सामने आ रहा है। साथ ही भंडारण और विपणन प्रणाली यानी कि मार्केटिंग को सुधारना भी बेहद अहम। देश में छोटे और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई सेक्टर भारत की रीढ़ है। वर्तमान में उन्हें फंडिंग, तकनीक और बाजार की पहुंच में कठिनाइयां होती है। सरकार को इसे और सुगम करना होगा, आसान करना होगा। बढ़ते विकास की दौड़ में पर्यावरण का भी खास नुकसान पहुंच रहा है, इस पर भी ध्यान देना होगा। तेज औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की वजह से प्रदूषण, पानी की कमी और जलवायु आपदाएं भी बड़ी चुनौती रहने वाली है। देश में असमानता भी एक अहम मुद्दा है।
शहरों और गांव, अमीर और गरीब के बीच आर्थिक और डिजिटल असमानता अब भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में समावेशी विकास जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था में वैश्विक परिस्थितियां भी अहम भूमिका निभा सकती है। अमेरिका, चीन जैसे देशों में मंदी, रूस यूक्रेन युद्ध या वैश्विक स्तर पर तेल के दामों में वो कारक हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। देश में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और अफसरशाही पर लगाम लगाना बेहद जरूरी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। हम ये सोच के कि चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम बैठ जाएंगे तो नहीं चलेगा। क्या है कि दिन प्रतिदिन जो है तीसरी या चौथी के अंदर बहुत ज़्यादा, चौथी या पांचवी में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए हमारा मकसद जो है कि वो चौथी बनना, तीसरी बनना वो नहीं है। हमारा ये बनना है कि देश जो है वो आगे बढ़े, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, देश के लोगों को उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने का और जीडीपी ग्रोथ का फायदा मिले, लाभ मिले। आज हमारा मुकाबला छोटी मोटी इकोनॉमीज पे नहीं है। वी आर कम्पीटिंग विद द अमेरिका, चाइना, जर्मनीज ऑफ द वर्ल्ड। जर्मनी को तो हम आने वाले 2 साल में पीछे छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ग्लोबल लेवल की होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है और रिफॉर्म्स सस्टेन्ड लेवल पे चलने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें चाइना का मुकाबला ही नहीं, चाइना को बीट करना होगा। तभी जाके ना सिर्फ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बरकरार रख पाएंगे, बल्कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ हम पहुंच पाएंगे। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया इससे ऊपर ही जाएगा यहाँ से, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। मुझे लगता है एक तो R&D पे इन्वेस्टमेंट्स अभी भी इंप्रूव हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के कई सारे रिफॉर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग पे इंप्रूवमेंट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। कई सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है जो इस सेक्टर्स में या अलग अलग सेक्टर्स को इंप्रूव कर रही है। जैसे लेबर बिल कोड्स पे हम सोच रहे हैं, जो एग्री उसके कई सारे रिफॉर्म्स अभी भी हो सकते हैं। ये चीज़ें से मुझे दिखता है इंडिया आगे ही जाएगा। बहरहाल चुनौतियों का सामना करने में भारत कभी कमजोर नहीं पड़ता, वरना जिस देश को कभी सांप और जादूगरों का देश कहा जाता था, आज उसे विश्व पटल पर जो पहचान मिली है वो उसकी आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक सोच और सांस्कृतिक शक्ति का ही परिणाम है। भारत ने आज वो कर दिखाया है जो कभी सपना लगता था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अब यात्रा और तेज होगी और अधिक समावेशी भी। उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में सिर्फ नंबर 3 पर नहीं होगा, बल्कि दुनिया को एक नया विकास मॉडल दिखा रहा होगा। एक सशक्त, आत्मनिर्भर और सतत भारत उभर कर सबके सामने आएगा। इनसाइड आउट में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और बताएंगे आपको उस टॉपिक का पूरा इनसाइड आउट। अभी के लिए इजाजत दें। नमस्कार।